Welcome to Divakar Physics. In this video, we will discuss about all the units from chapter 1 to chapter 7, okay, included in semester 1 exam. तो चलिए पहले चैप्टर 1 में देख लेते हैं जल्दी से. मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट आपको याद रखना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला है. सो फोर्स यहाँ यदि ये बॉडी में लग रहा है जो यहाँ पर पाइवोटेड है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है. तो ये डी परपेंडिकुलर हो गया. तो अभी हमें जब यूनिट देखते हैं तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है ना. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब फोर्स का यूनिट लेना है न्यूटन और डिस्टेंस का दिया मीटर ले लेते हैं. तो न्यूटन मीटर ये हो गया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है. अभी इसी में फिर देख लीजिए टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यदि फोर्स को डाइन में हम मेजर करेंगे और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर. तो ये हो गया सीजीएस यूनिट, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर हम ले रहे हैं, ठीक है. तो ये याद रखना है, सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स डाइन सेंटीमीटर. एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर. अभी ये फोर्स को यदि हम ग्रेविटेशनल यूनिट में हम मेजर करते हैं, ठीक है. अभी ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स को केजीएफ ले लेते हैं और केजी है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ मास. तो केजीएफ इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. तो ये हो जाएगा केजीएफ इनटू मीटर. तो केजीएफ मीटर हो जाएगा. और इसी को यदि हम सीजीएस यूनिट में लेना चाहते हैं तो ग्राम फोर्स लेंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट इनटू डी परपेंडिकुलर ए सेंटीमीटर. तो ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हो गया. तो ये 4 यूनिट आपको याद रखना है. इसके साथ ही आपको हमेशा एसआई यूनिट के साथ रिलेशन देखना है. तो इसका मतलब डाइन सेंटीमीटर टू न्यूटन मीटर याद रखना है. तो 1 न्यूटन मीटर को कन्वर्ट करना या 1 डाइन सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना. तो 1 न्यूटन मीटर का मतलब होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ओके. तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर. तो आ जाएगा 10⁷ डाइन सेंटीमीटर. तो ये आपका रिलेशन हो गया 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर. अब इसी को यदि हम 1 डाइन सेंटीमीटर हम लिखेंगे तो आपको लिखना है 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर. तो ये 1/10⁷ हो जाएगा, पावर में माइनस आएगा. तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, ठीक है. तो ये या मल्टीपल चॉइस में ये पूछ सकता है. तो ये हो गया एसआई यूनिट और ये हो गया सीजीएस यूनिट का रिलेशन हो गया. अभी 1 kgf मीटर, ये 1 kgf मीटर में कितना न्यूटन होगा? अभी 1 kgf जो होता है वो 10 न्यूटन होता है. तो 10 न्यूटन मीटर, और हम इसको 9.8 न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं. एग्जैक्टली 1 kgf इज़ 9.8 न्यूटन. तो इसलिए 9.8 न्यूटन मीटर या 10 न्यूटन मीटर याद रख सकते हैं. अभी 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर करेंगे तो कितना होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1000 kgf, क्योंकि 1 ग्राम में 1/1000 kg होता है ना. और सेंटीमीटर में 1/100 मीटर. तो ये आ गया 1/1000
10⁵ kgf मीटर। तो अभी इसको हम न्यूटन में करना चाहते हैं। सो 1/10⁵ kgf मीटर कितना है यहाँ पर, ये 10 ले लीजिए, 10 न्यूटन मीटर। सो 1/10⁴ न्यूटन मीटर हो जाएगा। और इसका हम और 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। सो 1 ग्राम 4 सेंटीमीटर इज दिस मच। अब इसको 1 ग्राम 4 सेंटीमीटर को 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁷ 9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर इज 10⁷ 9 सेंटीमीटर। तो न्यूटन मीटर से इसको 9 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये 10⁻³ 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मैंने जी का वैल्यू 10 लेके किया है, और यदि 9.8 लेके करते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेनली आपको एसआई यूनिट के साथ रिलेशन चाहिए। तो ये 1 kgf मीटर इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन मीटर, ये हो गया। 1 ग्राम 4 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। फिर ये आ गया 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10⁷ 9 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ओके। अभी वर्क चैप्टर 2 में जाते हैं। सो वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और फोर्स का यूनिट हो जाए न्यूटन, एस का हो गया मीटर, और कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोई यूनिट नहीं है। तो वर्क डन का यूनिट होना चाहिए न्यूटन मीटर, लेकिन हम इसको लिखते हैं जूल, ओके। सो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। When 1 Newton force displaces an object by 1 meter in the direction of force, then work done is 1 joule, ठीक है। अब ऐसे ही फोर्स को हम डाइन में नापेंगे और डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, है ना, डाइन सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर को फिर हम लिखेंगे अर्ग। सो 1 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अर्ग। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मीटर मस्ट बी रिलेटेड विद अर्ग। तो 1 न्यूटन मीटर को चेंज करने के लिए अब 1 न्यूटन मीटर मीन्स 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो अब हो गया 1 न्यूटन का होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो ये भी 10⁷ अर्ग हो गया, इज इक्वल टू 1 जूल। एक्चुअली इसको मैंने 1 जूल को कन्वर्ट किया। सो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। अब 1 अर्ग पूछेगा, सो 10⁻⁻⁷ जूल। जब पूरा लिखते हैं सो स्मॉल जे लिखना है, जूल दोनों ठीक है, और सिंगल लेटर लिखना है तो कैपिटल जे लिखना, स्मॉल जे नहीं लिखना, ये रूल है यूनिट लिखने का, ठीक है। तो ये हो गया वर्क का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ये हो गया सीजीएस यूनिट और ये हो गया एसआई यूनिट। If 1 dyne of force displaces an object by 1 centimeter in its own direction, means force and displacement should be the same direction, then 1 into 1 you will get 1 joule. Cos theta is taken 0. Cos theta is taken 0 because force and displacement are in same direction, and cos 0 is 1. इसलिए हम डिफाइन करते वक्त इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखना जरूरी है, तभी होगा, नहीं तो ये cos थीटा का कुछ वैल्यू आ जाएगा, तब 1 अर्ग नहीं आएगा।
ओके, तो ये हो गया यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट एंड CGS यूनिट। अभी हम जाएंगे पावर में। सो पावर, इसमें हम मैकेनिकल पावर का बात कर रहे हैं। पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम और पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, दोनों ही ठीक है। तो अभी वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल, टाइम का है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हो गया। सो जूल पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ पावर। अब इसको हम लिखते हैं वाट, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं वाट। तो 1 वाट का मतलब क्या हुआ, 1 वाट का मतलब हो गया 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अभी वही 1 अर्ग and work is done in 1 second, then what will be the unit, अर्ग पर सेकेंड। अभी इसका कोई नया नाम नहीं देते हैं, अर्ग पर सेकेंड ही लिखते हैं, ठीक है। अभी 1 वाट में कितना अर्ग पर सेकेंड होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो 1 वाट का मतलब हो गया 1 जूल बाई 1 सेकेंड। अब 1 जूल का मतलब है 10⁻7 अर्ग बाई, ये सेकेंड में ही रहेगा तो ये 1 सेकेंड ही रहेगा। सो 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। देखिए ये रिलेशन आ गया। और 1 अर्ग पर सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻7 वाट। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। ओके, तो ये हो गया। अभी जो प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है टू मेजर द पावर ऑफ इंजन, दैट इज हॉर्स पावर। सो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। अब इसका मार्जिन होता है, जैसे 745 से 750 तक यदि लिखते हैं तो राइट माना जाता है, लेकिन आप याद रखिए 746 वाट होता है एग्जैक्टली। ओके, अभी इसको यदि हम किलोवाट में बनाते हैं, सो 746 बाई 1000, सो 0.746 किलोवाट। अभी 1 किलो वाट मीन्स 1000, किलो मतलब होता है 1000, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर, तो किलोवाट तो 1000 वाट, किलो जूल तो हो जाएगा 1000 जूल। तो ये सब किलो का आपको याद रखना है, तो कॉमन है। किलो मतलब होता है 1000। अभी वर्क एंड एनर्जी का यूनिट सेम होता है, ठीक है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल। CGS यूनिट क्या हो गया, CGS यूनिट, ठीक बोला, अर्ग, ठीक। तो ये हो गया SI यूनिट, CGS यूनिट, एंड इसका रिलेशन आपको ऑलरेडी मालूम चल गया, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। और इसको फिर उल्टे तरीके से भी पढ़ना, 1 अर्ग इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल। ओके, अभी एनर्जी का जो पावर का फॉर्मूला है, एनर्जी बाय टाइम, तो यहाँ से हम एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पावर, तो अभी देखिए पावर का मैं यदि वाट लिखूं, टाइम का सेकंड लिखूं, तो वाट सेकंड यूनिट हो गया, और
पावर का वाट SI यूनिट, टाइम का सेकंड SI यूनिट. तो वाट सेकंड शुड बी द SI यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज़ जूल. तो इसलिए 1 जूल को हम 1 वाट सेकंड भी बोल सकते हैं. तो 1 जूल इक्वल्स टू डैश वाट सेकंड, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, तो ये हो गया जूल और वाट सेकंड का. अभी इसी फॉर्मूले में E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. सो पावर को यदि हम वाट में ले लें और टाइम को आवर में ले लें तो वाट आवर हो गया. फिर P इंटू टी, पावर को किलोवाट और टाइम को आवर में ले लें तो किलोवाट आवर हो गया. ये यूनिट इम्पोर्टेंट, किलोवाट आवर, इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट. कमर्शियल यूनिट, ट्रेड यूनिट, बिजनेस. जैसे इलेक्ट्रिक बिल में यूज होता है ना, टू मेजर इलेक्ट्रिक बिल, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल किलोवाट आवर इज यूज्ड. अभी किलोवाट आवर का मतलब क्या है? देखिए पावर है किलोवाट में है ना, तो 1 किलोवाट आवर ले लीजिए, 1 किलोवाट ले लीजिए. तो हम 1 यूनिट डिफाइन करेंगे, 1 किलोवाट आवर. तो पावर ऑफ द डिवाइस 1 kilowatt and time you are using the device for appliance for 1 hour, so 1 kilowatt hour. तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए. तो किलोवाट मतलब 1000 वाट, टाइम होता है सेकेंड्स में, हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो किलोवाट को हम वाट में लिखेंगे, आवर को सेकंड में लिखेंगे, SI यूनिट वाट सेकंड में लिखे आएंगे. सो ये 3600 सेकेंड होता है 1 आवर में. तो इसका मतलब 36000000 वाट सेकेंड. सो दिस इज नथिंग बट ये जूल आ गया. अब इसको आप लिख सकते हैं 3.6 into 10⁶ joule. So 1 kilowatt hour equals to 3.6 into 10⁶ joule. और 10⁶ जो होता है उसको बोलते हैं मेगा, है ना. जैसे किलो का मतलब क्या हुआ, 10⁻³ 1000, तो 10⁶ होता है मेगा. तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल. मेगा जूल ऑल्सो यू कैन से, तो ये बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये SI यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट. सो दिस इज कमर्शियल यूनिट, दिस इज SI यूनिट. ये तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट. अभी एनर्जी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे हीट एनर्जी. तो हीट एनर्जी को कैलोरी में नापते हैं ना, कैलोरी. ओके, सो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल. तो कैलोरी बड़ा यूनिट है, तो 4.186 जूल. तो 1 जूल क्या हो जाएगा, 1/4.186 जूल. तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.24 कैलोरी आ जाता. तो ये रिलेशन है. तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, ऐसे भी लिख सकते हैं. दोनों राइट है. ठीक है, तो हो गया कैलोरी. अभी मान लीजिए 1 ग्राम वाटर है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस है. अब इसको 30 डिग्री सेल्सियस में 1 ग्राम वाटर में 1 कैलोरी हीट दे देंगे, तो इसका हो जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस. तो 1 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर कॉमन सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर हुआ, 30 to 31, 1 डिग्री बढ़ेगा. और यदि 14.4
या फिर 14.5 डिग्री सेल्सियस दिए होगा तो ये 15.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री राइज हो गया। डेल्टा टी इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर का 1 कैलोरी हीट्स, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं। फिर किलो कैलोरी आपको समझना है। फिर तो 1 किलो कैलोरी क्या आ जाएगा, 4.186 इंटू 1000, दैट मीन्स 4186 जूल। तो ये किलो कैलोरी 1000, तो 4186 जूल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, यदि हम 2 प्लेट ले लें प्लस माइनस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ से रिपेल हो जाएगा और इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं प्लस पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ एक्सेलरेट होगा, फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके कारण इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, जिसके कारण हम बोलेंगे एनर्जी गेन करेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या है, एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन in the or between the potential difference of 1 volt। जैसे हमने पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज। तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होगा। तो इसलिए ये V इंटू क्यू, V कितना है 1 वोल्ट, और Q क्या है, चार्ज। तो चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आ गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट कूलम। तो ये हो जाएगा जूल। दिस इज ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 joule. So this unit is used for measuring the energy of atomic particles. तो हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब एनर्जी हमारे पास में। तो इसका भी सब यूनिट जो नॉर्मल एनर्जी का होगा, ऐसा यूनिट बोलेंगे तो जूल होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल होगा, ठीक है, ऐसा यूनिट। और CGS यूनिट आर्क। तो याद रखिए, कोई भी एनी टाइप ऑफ एनर्जी ऐसा यूनिट इज जूल। तो ये बात याद रखो। अभी चैप्टर 3 में जाते हैं तो लोड का बात आता। तो लोड इज अ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तो लोड का यूनिट भी न्यूटन में होगा। और CGS यूनिट में टाइम। एफर्ट इज ऑल्सो फोर्स, तो इसका भी SI यूनिट न्यूटन और CGS यूनिट डाइन। और ग्रेविटेशनल यूनिट KGF और ग्राम फोर्स। तो इसमें भी होगा KGF है ग्राम फोर्स। तो सेम, जो लोड इज अ फोर्स, एफर्ट इज अ फोर्स, तो फोर्स का जो यूनिट है तो लोड और इसका भी होगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट, तो नो यूनिट, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, सेम क्वांटिटी है। वेलोसिटी रेशियो
VE/VL, तो ये हो जाएगा नो यूनिट। एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, जूल बाय जूल, सो नो यूनिट। अभी वर्क आउटपुट का क्या होगा, जूल, वर्क इनपुट का जूल। तो यूनिट ऑफ वर्क और ये सब वर्क जो हमने पहले किया, वर्क कोई भी वर्क होगा ऐसा यूनिट जूल, CGS यूनिट आर्क। तो MAVR एफिशिएंसी इनका कोई यूनिट नहीं है। चैप्टर 4 में हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो साइन इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, सो म्यू हैज़ नो यूनिट। अभी हम C बाई V लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो सेम है, देखिए यूनिट सेम है, तो नो यूनिट। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ लिखते हैं, तो ये भी डेप्थ आ गया सेम, मीटर बाय मीटर, मीटर पर सेकेंड बाय मीटर पर सेकेंड, सो इसलिए नो यूनिट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। अभी हम लिखते हैं फिर लैम्डा बाय लैम्डा डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी लैम्डा इज मेजर्ड इन मीटर, सो मीटर बाय मीटर, ये भी नो यूनिट हो गया। ओके, सो लैम्डा का यूनिट है मीटर, लैम्डा इज द वेव लेंथ। ओके, सो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, लेकिन स्पीड निकालेंगे तो यूनिट लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में। यहाँ देख सकते हैं अपरेंट डेप्थ मीटर, रियल डेप्थ भी मीटर। सो शिफ्ट जो द राइज इन द कॉइन है ना, तो उसको भी मीटर में नापेंगे। सो शिफ्ट, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ सब मीटर में रहेगा, ऐसा यूनिट। CGS यूनिट रहेगा तो सेंटीमीटर, CGS, क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। क्रिटिकल एंगल IC 1/μ, साइन IC इक्वल्स टू 1/μ, और म्यू इक्वल्स टू 1/sin IC और कॉसेक IC। तो एंगल, क्रिटिकल एंगल का यूनिट होता है, हम डिग्री लिखते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिट ऑफ क्रिटिकल एंगल बोलेगा तो रेडियन, जो कि आप क्लास 9 में सीख चुके हैं। चैप्टर 5 में हम लेंस के बारे में सीखा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो फोकल लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, लेंथ है ये। CGS यूनिट सेंटीमीटर, U का मीटर सेंटीमीटर, V's मीटर सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट लेंथ मीटर या सेंटीमीटर, इमेज लेंथ मीटर सेंटीमीटर। फिर जो मैग्नीफिकेशन आता है I/O या M इज इक्वल टू V/U। देखिए इसमें मीटर बाय मीटर, मीटर बाय मीटर, सो M हैज़ नो यूनिट, ये M है मैग्नीफिकेशन, ये M है मीटर। ओके, सो मैग्नीफिकेशन हैज़ नो यूनिट। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक ही यूनिट में होना चाहिए, U दिया सेंटीमीटर, V दिया मिलीमीटर, देन यू हैव टू कन्वर्ट। ओके, इको का सम करेंगे हम, तो जैसे साउंड यहाँ प्रोड्यूस है किया है, फिर ये जाएगा ऑब्स्टेकल से फिर रिफ्लेक्ट होके यहीं आएगा। सो ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर एट द सेम पॉइंट, डिस्टेंस D, तो D का यूनिट हो जाएगा मीटर, ऐसा यूनिट।
कभी कभी सेंटीमीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। लेंथ का लेना है तो ऐसा यूनिट ज़्यादा याद करिए। फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तब ये मीटर में लेना है। सेंटीमीटर पर सेकंड है तो सेंटीमीटर में लेना है, तो ये याद रखना है यूनिट। और टाइम सेकंड, देखिए ये यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। तो जब ये साउंड जहाँ प्रोड्यूस किया वहीं रिफ्लेक्ट होके आएगा, तब हम फार्मूला लेंगे d इजिकल टू वी टी बाई टू, या v इजिकल टू टू डी बाई टी, या t इजिकल टू टू डी बाई वी। लेकिन ये याद रखिए, जब साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हुआ वहीं रिफ्लेक्ट होके आएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है ओनली वन वे, साउंड इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, तब डिस्टेंस इजिकल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगाना। ये बाई टू नहीं आएगा। बाई टू इसलिए आता है बिकॉज साउंड इज रिफ्लेक्टेड, दिस ट्रैवलिंग ट्वाइस। लेकिन जब वन वे ट्रैवलिंग है देन ओनली वी टी। और जब भी देखिएगा कि सोर्स कहीं और है, ऑब्जर्वर कहीं और है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो इस तरह से आप यूनिट्स को समझ सकते हैं। तो इसमें मीटर पर सेकंड, यही रिलेटेड होगा। और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का हो गया मीटर पहले बताया, और फ्रीक्वेंसी का है हर्ट्ज, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।